जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू जी। तार साहब, आज की बड़ी न्यूज़ पाकिस्तान में ये चल रही है कि इजराइल जो है उसने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की सिचुएशन के हवाले से बड़े परेशान हैं। और वहाँ पे इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं और वायलेंस हो रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। इधर पाकिस्तान की हुकूमती जमातों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान की शादी, जो पहली शादी हुई थी, वो जो थे यहूदी लोग थे, तो ये यहूदी लॉबी जो है वो ये इमरान खान की मदद कर रही है। आप तार साहब क्या देखते हैं, क्या हमारी सियासत में मजीद गंद होने जा रहा है? आज जो शीरी रहमान हैं, हुकूमती मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट की, उन्होंने भी ये कहा कि दाएं बाजू की इजरायली और भारतीय जो जमातें हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। तो तार साहब, ये सिचुएशन उधर जो है, भारत जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे मोदी साहब जो हैं बेस्टाइल डे पे पहुंचेंगे और एक नया जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं, और हम यहाँ पे यहूदी, पाकिस्तानी, इमरान खान और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो इसराइल ने ये स्टेटमेंट दी है? चीमा साहब, एक तो इसराइल की स्टेटमेंट मैं समझता हूँ को बनती तुक नहीं बनता। पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स में जो है उनका ये स्टेटमेंट देना इस स्पोकिंग इन आवर इंटरनल इश्यूज मैटर है। जो वहां पे जनीन में अभी हो रहा है वहां पे, उसके बारे में मेरा मकसद है उनको सोचना चाहिए, पहले उस पर तवज्जो दें। उनके अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं। एक एक वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना, वो भी इतने फासले से, तो मेरा तुक नहीं बनता। मैं तो बल्कि इस चीज के भी खिलाफ था, जो आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं अगले दिन हमारे अमीरुल मोमिनीन को, तो वो भी उसका तुक नहीं बनता था। फिर उसके बाद जो चहमगोइयां हुई हैं कि उन्होंने आईएमएफ के लिए जो गारंटियां उन्होंने दी हैं, तो उन्होंने इलेक्शन की गारंटियां दे दी हैं। उससे मेरा तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर खत लिखे व्हाइट हाउस को भी, आपका इलेक्शन जो है उस पर आधा अमेरिका कहता है कि इलेक्शन चोरी हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये बिल्कुल एक अजीब सा है, बट इट डजंट मैटर। आप आईएमएफ में पैसे देने हैं, आपने बाजू पहले मरोड़ रखा है और आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स में जो है वो आप भोग कर रहे हैं। मैं तो उसके हक में नहीं हूं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपने जो बात की है कि सियासी माहौल पाकिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में गलत एक बात है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत है या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है या जमहूरियत का क्या फ्यूचर है, इररेलेवेंट है बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं, ये ना तो सियासी है ना जमहूरी है। ये अब देखा, अगर मैं थोड़ा सा तजिया आपको ये बताऊं कि दुबई के अंदर बैठ के बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान के फैसले किए जा रहे हैं, और सुना ये जा रहा है, शुनीद ये है कि आगे आने वाले 15 साल का लाहे अमल डिस्कस कर लिया गया है नवाज शरीफ साहब ने और आसम जरदारी साहब ने, कि सदर कब कब किसने बनना है, वजीर आजम कौन कौन होगा, सूबे हम किस तरह बांटेंगे, सिंध के अंदर किसकी हुकूमत होगी, सूबा सरहद के अंदर किस तरह। तो ये आप इसको सियासत और जमहूरियत कहते हैं? आप, मैं तो नहीं इसको कहता। ये तो करप्शन का एक अलायंस है। वो मेरा मतलब, उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, रूलिंग एलीट है, दो बंदों का जंग है। अगर देखा जाए तो मैं इसको सिंपल अल्फाज में तकसीम इस तरह करूंगा कि रूलिंग एलीट है, करप्शन के अलायंस है, और दो बातों का झगड़ा है कि वेस्टर्न लॉबी को किसने सपोर्ट करना है और सी पैक ग्रुप को किसने सपोर्ट करना है। ये दो झगड़े। अब उसमें जब खान साहब की बात की जाती है, तो क्योंकि मुर्शद है वो एक मजहबी पेशरवा है, वो एक बहुत बड़े लीडर है, मजहबी लीडर है। मैं सियासी लीडर नहीं कहूंगा। इन्होंने जब लंदन में जाकर सादिक साहब जो मेयर हैं उनके खिलाफ कंपेन अपने यहूदी ब्रदर इन लॉ के लिए चलाई थी, तो आज कोई नाम लेता है उसका? वजह यह है ना कि वो मुर्शद है, वो जो मर्जी करे। आपने देखा होगा कि जो मुर्शदीन है वो 300-300 खवातीन को लड़के देने के चक्कर में रेप भी कर देते हैं, वीडियो भी मौजूद होती है। लेकिन उनके जो पीर होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है। हमारा पीरो मुर्शद तो सीधा ऊपर से वही नाजल होती है, नाउजुबिल्लाह। वो तो सीधा हम खिलाफ होता है। वो फूंके वाले मारने वाला पीर देख लें वो किस तरीके से क्या कर रहा है। वो फूंकों से कैंसर का इलाज कर रहा है और कौम को सेटिस्फाई, वो कहते हैं हो रहा है इलाज। वो कहते हैं बिल्कुल मुर्शिद इलाज, कहते हैं मेरा कैंसर ठीक हो गया। तो ये तो फिर एक मेरा बिल्कुल ही खान साहब का जो सपोर्ट है, टिल्ट है खान साहब को। मैं लुबे लबाब ये निकालता हूं कि आईएमएफ का लोगों को जाके मिलना खान साहब को, क्योंकि रिवार्ड था, ये रिवार्ड है सी पैक को रोक।
और दूसरा, आईएमएफ और अमेरिका आज भी ये समझता है कि हमारे अमेरिकन इंटरेस्ट को जो सबसे बेहतर तरीके से पाकिस्तान पे जो सेव कर सकता है वो अमीरुल मोमिनीन है। ये हमारा 70 साल टीनेजर जो है ये उसको प्रोटेक्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो उसके वो जाके मिले हैं, उसके लिए वो हमदर्दियां रखते हैं। हालांकि इस बंदे ने डेविड लू पे कैपिटलाइज किया, 55 जलसे किए। यहाँ पे 1800 2000 डॉक्टर हैं जो, मेरा मकसद है, उनके पेट खराब हो चुके हैं। दुख की बात यह कि इनके पाकिस्तान के लिए पेट खराब नहीं हुआ आज तक। 66 कांग्रेसमैन आज तक इन्होंने इकट्ठे नहीं किए पाकिस्तान के लिए। एक फर्दे वाहिद अपने मुर्शिद के लिए इकट्ठे कर लिए, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे नहीं किए। तो ये इस तरह आज का नहीं हो रहा, ये पहले बड़े अरसे का हो रहा है। मैं जिस पे बात करना आज चाहूंगा खासकर, जो चीमा साहब, जो नई 2 डेवलपमेंट है। एक तो $2 बिलियन आ चुके हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से। उस पे वजीर आजम ने भी ट्वीट किया है और लोगों ने भी ट्वीट किया। उन्होंने शुक्रिया डार साहब का भी किया, आर्मी चीफ का भी किया, और उन्होंने मेरे सऊदी जो एम्बेसडर है बुला के उसको भी शुक्रिया अदा किया गया। अब वो देखेंगे $2 बिलियन कितनी देर रुकते हैं पाकिस्तान में। ये एक चैलेंज है पाकिस्तान में, क्योंकि हमेशा मैं इस चीज का एडवोकेट हूं कि पाकिस्तान में डॉलर आते रहे हैं, कंटेनरों में आते रहे हैं, रुके नहीं है, आगे भी आते रहेंगे। पाकिस्तान में डॉलर लाना मसला नहीं है, रोकना मसला है, अपनी असली जगह तक पहुंचाना मसला है। तो वो एक तो खबर ये थी। दूसरे, इस वक्त खबर जो इस्लामाबाद के अंदर जो गर्दिश कर रही है वो वादा माफ गुहाओं के बारे में आजम खान साहब के हवाले से है रिसेंट। और उसके बाद जो सबसे बड़ी इस वक्त खबर जो चल रही है, जो आर्मी चीफ साहब ने कल इस्लामाबाद के अंदर स्पीच दी है, वो इस वक्त सर्कल में काफी चल रही है। और देखें अब आगे क्या होता है। इलेक्शन की बातें चल रही हैं। मेरे ख्याल में अगर मुझसे जाती तौर पर पूछा जाए कि पाकिस्तान के इलेक्शन अभी हालात साजगार नहीं है, मेरे ख्याल में कई लोग मेरी तरह के ऐसे मौजूद हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान में एक इंटर्म टेक्नोक्रेट सेटअप आना चाहिए जो 1 साल के लिए चले। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ज्यादा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। इस वक्त क्राइसिस सख्त है, आपकी ब्लीडिंग जारी है, करप्शन मुसलसल जारी है, पैसा भाग रहा है, लूटा जा रहा है, डॉलर अफगानिस्तान जा रहे हैं आपके कंट्री से। आपको सबसे ज्यादा नुकसान पिछले जो 1 साल के अंदर हुआ है, मैं समझता हूँ सब लोगों को पता है, एजेंसियों को भी पता है कि वो जो कोयला लेकर आते थे यहाँ पे हमारे अफगानी भाई ट्रकों पे, वो वापसी पे रुपए नहीं लेते थे, वो डॉलर लेके जाते थे। और पता था सारा, सब लोग उसमें शामिल थे, बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लगाई गई उसमें आपके एजेंसियों के मेरा ख्याल मदद के साथ ही, क्योंकि उनसे पूछे बगैर पाकिस्तान एक वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि वहां पे चिड़िया एजेंसियों की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मारती, लेकिन ये शामिल हो जाते हैं सारे उसमें। हमारे शामिल थे इस चीज के। पाकिस्तान की कोई भी वारदात जो होती है पैसों के मामले में, करप्शन में, ना अकेला सियासतदान कर सकता है, ना अकेला ब्यूरोक्रेट कर सकता है, ना अकेली ये एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, ये मिलके करते हैं। तो ये पाकिस्तान की ब्लीडिंग जो है वो जारी है, आज भी जारी है, और उसके बारे में अभी तक कोई खास क्रैकडाउन नहीं हुआ, अभी तक हो रहा, क्योंकि अभी तक मुर्शद के जो चेहरे हैं अभी तक तो सिर्फ उन्हीं के पे तवज्जो है। पता नहीं अब आगे मजीद कितना अरसा लगेगा उस पर, लेकिन मेरी यही ख्वाहिश है कि कल मैं सपोर्ट करूंगा जाती तौर पे। मेरा जो ख्याल है कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की कल बात की गई इस्लामाबाद के अंदर, और उसमें सऊदी अरेबिया की और चाइना की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, मैं उसके हक में हूं। कई लोग उसके क्रिटिक हैं, वो कहते हैं फौज को करने की जरूरत नहीं थी, फौज को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस पे तवज्जो देता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, पाकिस्तान है। लेकिन तार साहब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहता हूँ मैं, ये अगला बात। तार साहब, सीपैक में भी तो सारे स्टेक होल्डर मिले हुए थे, फौज भी थी, सियासी जमातें भी थी, इमरान खान भी था, नवाज शरीफ भी, जरदारी। जब सीपैक जैसा प्रोजेक्ट, तो अब क्या फौज कर सकती है? क्या ये जो एक जिसे वो बोलते हैं ना, एक इन्होंने एक कौंसल बनाई है जी, कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल, जहाँ पे वो सारे लोग बैठेंगे और वन विंडो ऑपरेशन है जी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको लगता है कि सीपैक, चाइनीज एम्बेसडर तार साहब नाराज होके, तो मेरा ख्याल है वो तो चाइना में बैठा हुआ है, वो कहता है सिक्योरिटी नहीं है, खतरा है चाइनीज इंस्टॉलेशंस को। तो हम ये, इसका फिर क्या मुस्तकबिल है? आपको लगता है कि अगर अगर जैसे भी हालात हों, रास्ता यही था, लेकिन माजी जो बताता है पिछले 10 साल 2014 से 2022-23 तक,
तो वो कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई उसमें। चीमा साहब, पाकिस्तान के मसाइल के सबसे बड़ा एक मसला, जो सबसे बड़ा तो नहीं, कई मसाइल हैं पाकिस्तान के, उस मसले में से एक मसला ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू किया जाता है उसको फॉलो अप नहीं किया जाता, सिवाय चंद प्रोजेक्ट। मोटरवे प्रोजेक्ट था, फॉलो अप किया गया था, कोरिया ने आके बनाया था, उस पर फॉलो अप करके चल गया, पता नहीं उसमें पर्सनल इंटरेस्ट था या नहीं था। मैं यहाँ पे एक चीज कोट करना चाहूंगा कि अगले दिन एक हमारे ईस्टर्न यूरोप एक कंट्री है, उसके एम्बेसडर ने कहा है कि मैं दूसरी दफा यहाँ अपॉइंट होके आया हूं, मैं जब पहली दफा अपॉइंट होके आया था, परवेज मुशर्रफ, हम कुछ एम्बेसडर्स को लेकर ग्वादर गए थे दौरे, और वहां पे उन्होंने सिगार अपने मुंह के अंदर डाल के, तो उन्होंने ग्वादर की तरफ देखकर कहा था, हम इस जगह को दुबई बनाएंगे। आप जब दूसरी दफा यहाँ अपॉइंट होकर आएंगे, यहाँ आप आके तो आप स्काई स्क्रेपर देखेंगे, हाई राइज बिल्डिंग देखेंगे, लोग यहाँ आएंगे, यहाँ मस्जिदें भी होगी, यहाँ लिकर स्टोर भी होंगे, यहाँ पे नाइट लाइफ भी होगी। उसी एम्बेसडर ने कहा है कि मैं जब 20 साल के बाद, मैं जब दोबारा एज एम्बेसडर यहाँ आया हूं, मैं ग्वादर गया हूं, तो वो ग्वादर शहर आगे की बजाय पीछे चला गया। तो चीमा साहब, दर हकीकत उसमें आपने जिंदगी में कुछ प्रोजेक्ट किए हैं 60s के अंदर, जब डैम बनाए थे उस वक्त भी मेरा मकसद कुछ था, लेकिन उसका रिजल्ट निकला, पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था उस वक्त भी। आज अफसोस ये, आपकी एक बात ठीक है कि सारे स्टेक होल्डर थे सीपैक के अंदर, लेकिन सबने लूटा है उसको, सबने किकबैक्स ली है, बल्कि वापदा तक के देखें, चाइनीज रोते चीखते इसलिए गए हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनसे उनका खून चूसती रही है, बार बार मुसलसल करती रही, वो एहतजाज करते रहे। लेकिन आपकी रूलिंग एलीट जो पीछे आप कह रहे हैं कि वो यहूदी लाबी थी, अमेरिकन लाबी थी, फलां लाबी थी, वो फिर उनके साथ खेलते रहे, उन्होंने प्लेट में रख के दिया। आईएमएफ को एतराज ये था कि हम आपको पैसे देंगे, आप कितने पैसे चाइना को देंगे उसमें से, उनको एतराज ये था। इनको एतराज ये था कि ये प्रोजेक्ट हम इतने पैसे लगा रहे हैं, $60 बिलियन का प्रोजेक्ट था, आपने उनके साथ क्या जस्टिफिकेशन की है? लॉयल्टी कोई नहीं है, किकबैक्स के हद तक। एक पार्टी जब किकबैक्स लेके सेटिस्फाई हो जाती है, वो उसको ड्रॉप कर देती है, वन विंडो बनता ही नहीं है फिर उसके ऊपर। तो दर हकीकत हम सीरियस खुद नहीं है इसमें, उनमें किसी दूसरी चीज का नहीं, नेशनल इंटरेस्ट। मैं हमेशा बार बार एक बात करता हूं, मैं अब थक गया हूं बल्कि बातें कर करके, मैं बल्कि ये बात करना चाहूंगा कि अब आपके इंटर्म गवर्नमेंट बनने के बारे में ख्यालात हो रहे हैं। हफीज शेख साहब के बारे में कहते हैं वो भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बाकर साहब दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा उसमें क्या लेना देना है, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर ये होगी, ये जरा पूछ लें हफीज शेख साहब के बच्चे कहाँ होते हैं, ये पूछने बाकर साहब के बच्चे पाकिस्तान में हैं या बाहर हैं, और जो बंदा बाहर से जाता है वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्यों प्रोटेक्ट करेगा? मेरा ये क्वेश्चन है। एक बंदा परमानेंट रहता है लंदन के अंदर, उसकी रिहाइश है, वो पाकिस्तान की बेहतरी के फैसले क्यों करेगा? वो सी पैक के फैसले क्यों करेगा? कोई उसके पास रीजन है? वो अपने फॉरेन जो उसके आईएमएफ के साथ उसके रिलेशनशिप है। मेरी एक दो दफा हफीज शेख साहब से मुलाकात हुई, तो पूरी उर्दू भी नहीं बोलते, वो तो इंग्लिश बोलते हैं सारी। खैर वो तो एक गोरा बच्चा है, वो तो गोरे लोग हैं भाई, वो क्यों करेंगे फैसला? उन्होंने अल्टीमेटली यहाँ वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ के पास आना है या वर्ल्ड बैंक के पास आना है, वो उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट हमेशा होती रही, खुदारा कि पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी लोग ढूंढो यार, जिनके बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, बल्कि फ्यूचर के अंदर अगर आपने कोई भी प्लान बनाना है, उसके इंचार्ज जिसको बनाना है, उसकी कोशिश करें वो पाकिस्तानी, उसके बच्चे पाकिस्तान, अगर और नहीं है उसके बच्चे पाकिस्तान, उसके रिक्वेस्ट करके बुला लें और उनके सब अजीजों रिश्तेदारों के नाम ईसीएल में डालें अगर तरक्की चाहते हैं, क्योंकि आपको तबाह करने वाली सिर्फ यही पार्टी है, फॉरेन एजुकेटेड डुअल सिटीजन, जिनके ख्वाब भी नहीं पाकिस्तान में, उनके सारे मुस्तकबिल बाहर के अंदर, और यही आपको खोखला कर रहे हैं। तो चीमा साहब, उसमें दर हकीकत मैं पर्सनली समझता हूं, अगर सऊदी अरेबिया ने अपने आप को रिलाय कर ली, चाइना के साथ अलाइन कर लिया है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका नेबरिंग कंट्री है, हमेशा रेस्क्यू करता है आपको हर जगह से, और आप भारत के साथ दुश्मनी बड़ी खूबसूरती के साथ उनको बेचते हैं और उनको सूट भी करती है, तो फिर आप उनके साथ चलते क्यों नहीं है? आप फिर मुड़ मुड़ के जो वो अमेरिका को देखते हैं, आप मुड़ मुड़ के अमेरिका के वो जो कंटेनर में डॉलर आते थे, उनके आपको खश पड़ते हैं, वो किधर गए हैं? लेकिन साथ एक जरूर मैं बात कहूंगा, वो खश इसलिए पड़ते हैं बच्चे अमेरिका में बैठे हैं या लंदन में बैठे हैं। अगर इनके बच्चे अमेरिका और लंदन में ना हो, तो हो सकता है ये बच्चे भेज दें, बीजिंग चले जाए,
हो सकता है उधर जा। मैंने तो कई दफा कहा और खुदा दा ना जे बाहर दी शौक है बच्चे बीजिंग भेज दो उत्थे पढ़ते रहना याशी करनी हो ना पढ़ना तो ना की पढ़ना की यार देखो करप्ट लोगों के बच्चों को इतना जब पैसा होता है वो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते वो तो बोर हो जाते हैं ना हर 2 घंटे बाद कहते डैडी आई एम बोर्ड क्योंकि हर चीज तो आगे पीछे पड़ी होती है तो उन्होंने करप्शन ही करनी तो पैसे लंदन न्यूयॉर्क रखने की बजाय बीजिंग रख लें हांगकांग में रख लिया करें वो भी तो चाइना का वो भी तो कॉलोनी उन्होंने अपनी आलमोस्ट उन्होंने रिहायश तो थोड़ा वेट कर ले आगे ताइवान आ जाएगा उनका उधर चले जाया करें तो करप्शन ही करनी है लेकिन आप देखें कौम का फायदा किस चीज में है आगे ये देखना आपके लिए बड़ा जरूरी होगा लेकिन अभी तक वो देख नहीं पाएंगे वो कोई दिखाएगा तो देखेंगे इस वक्त वो एक हमारे बड़े खास अजीज थे जिन्होंने कहा था रंदा फेर देंगे उन तो रंदा फेरन का टाइम है रंदा नहीं फेरोगे तो नहीं बचेगा काम बहुत मुश्किल है जो अगर देखा जाए सिर्फ कल आर्मी चीफ साहब की उस तकरीर से कुछ उम्मीद की किरण जो है वो हुई है अब देखें अब वो किस तरीके से पाया तकमील तक पहुंचती है लेकिन एक बात पे कोई एतराज है कि सुना दुबई के अंदर भी जो प्लान बनाया गया 15 साल का है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी जो प्लान बना रही है वो 12 साल का है ये टाइम फ्रेम बहुत लंबी या तो 12-12 दिन के हिसाब से 12-12 घंटे के हिसाब से प्रोजेक्ट चलते हैं वहां पे जो बनने वाले शॉर्ट टर्म प्लान करें लॉन्ग टर्म इतने प्लान जो है पाकिस्तान मुतम्मल नहीं हो सकेगा शॉर्ट टर्म 2 गोल बनाएं शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म्स शॉर्ट टर्म जो है उसको प्लीज शॉर्ट रखें क्योंकि हुकूमतें यहाँ कभी पूरी नहीं होती हैं यहाँ उन पे आगे चल नहीं सकता तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए मेरे ख्याल हाँ और उसमें शॉर्ट टर्म में मैं क्रेडिट दूंगा हमारे अपने आर्मी चीफ साहब को उन्होंने 1 साल का प्रोजेक्ट उन्होंने कहा कि जो हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आप देखना शुरू कर देंगे 1 साल के अंदर मेरे ख्याल में और उसमें उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी आएगी बीज नए आएंगे हम कोऑपरेटिव बनाएंगे फार्मिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे वेरी प्रैक्टिकल उन्होंने कल बातें की हैं मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड दरअसल साहब एक और डेवलपमेंट हुई है ये जो आपने बात की है आर्मी चीफ के हवाले से जारी बात है वो उनका ये जो जंप करते हैं वो इस तरह के सिचुएशन में वो तब करते हैं जब उनको पता चल रहा होता है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर को होप देनी है बिकॉज कहा जाता है कि मिलिट्री जो है वो सीरियस फैक्टर है पाकिस्तान में तो अगर मिलिट्री सपोर्ट कर रही है पहले इतने साल चाइना को सपोर्ट करते रहे तो हमें बहुत सारे जो बाकी मुल्कों के इन्वेस्टर्स या डिप्लोमेट्स या मिलते थे तो वो कहते थे कि इस तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें क्यों नहीं दिया जाता जो चाइना को दिया जाता है तो चलो ये एक हवाले से है दरअसल एक और डेवलपमेंट है और वो ये है कि ओआईसी जो है ओआईसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सॉरी वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आए हुए हैं 2 चीज़ें सुनने में आ रही हैं एक तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब से भी मुलाकात हुई है आप क्या समझते हैं कि ये जो इंडिया ने बड़ी जिसे कहते हैं ना स्मार्टली मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब आ रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं कि अभी जो है डेलीगेशन मुस्लिम वर्ल्ड से इंडिया आने शुरू हो गए हैं तो वो जो पाकिस्तान 75 साल कश्मीर की कहानी बताता रहा तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज कि नहीं भाई इंडिया इज़ अ रियलिटी आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते हम क्यों फिर इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं जबकि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इंडिया को जो है वो उनकी जो राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड उनकी जो उनकी मार्केट है उसको देखना शुरू कर दिया है डू यू थिंक ये दिस इज अ राइट मोमेंट टू चेंज द लेंस फॉर इंडिया एज द मुस्लिम वर्ल्ड इज चेंजिंग अ लेंस फॉर इंडिया देखिए एक जो ट्रेंड मुस्लिम वर्ल्ड में अंदर जो देखा जा रहा था चीमा साहब के अपने हर कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा था पिछले दौर में आपने देखा होगा यूएई के अंदर तरीके से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिए एक तो वो देखा होगा फिर सऊदी अरेबिया का ट्रेंड चेंज होता देखा है आपने किस तरीके से वो बॉलीवुड को और सारा कुछ उन्होंने वहां पे किया सारा कुछ आईपीएल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देख रहे हैं सारा कुछ तो उसमें उस तनाजर से देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है लीडरशिप ही खत्म होती नजर आ रही है और जो उनके अंदर अपनी डिवाइड है वो देखें सऊदी अरेबिया अलग रोल प्ले कर रहा है टर्की या तैयब अर्दगान अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं उनके अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यूएई के चल रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के तो सारे इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है तीसरा उसमें एलिमेंट ये है आपकी पुअर लॉबी आपकी करप्शन की स्टोरियां हैं आप रिलायबल नहीं है पहले मैं जो बात कर रहा था इस वक्त जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें हो रही हैं या आपके यूएई की जितनी स्टेट्स और ममालिक हैं
वो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स पे वो एतबार ही नहीं करते। वो बात करते हैं, सिर्फ आर्मी चीफ से बात करते हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जब भी हमारा आर्मी चीफ चेंज होता है, उसका पहला दौरा सऊदी अरेबिया का होता है। हमारा यहां से आर्मी चीफ रिटायर होता है, वो जाके जॉब कर लेता है वहां जाके। आप ये कतर के अंदर देखें, कतर के फीफा की जो डिफेंस सिक्योरिटी थी सारी, वो आपकी आर्मी थी। नेवी की, आपकी नेवी की भी वहां ड्यूटी लगी थी, वहां नेवी में उस वक्त शोर वो सारे उन जो कतर के वो वाच कर रहे थे। तो उसमें देखा जाए तो आपके सिविलियन जो है, जिस तरह आप कई ममालिक कह चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान से बात करें तो किससे करें। लेकिन मेरा ख्याल जो आपके मुसलमान ममालिक हैं कि उनका कल्चर उनका भी मिलता जुलता है, वहां पे जमहूरियत नहीं है, वहां पे भी मानार्कीज हैं, तो उन्हें पता है किससे बात करनी है, तो वो सिर्फ आर्मी के साथ ही बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अब मैं और जो फाइनल उसमें मैं ये कहूंगा, मेरी आर्गुमेंट है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल दो, एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और जो दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है। तो जब ये दोनों चीजों पे इस वक्त दुनिया में देखें, ये बहुत बड़ी कमोडिटीज है, ये फार्मास्यूटिकल और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है। और जब अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो आपका वो कितना साथ दे के वो किस तरह देखेंगे आपकी तरफ। और इस वक्त जो उनकी मसल फ्लेक्सिंग है उनकी, कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। और दूसरा जो उनके लेबर फोर्स है पॉपुलेशन के लिहाज से, और दूसरा उनके जो एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो सुप्रीमेसी बनती जा रही है, वो तो और तीसरा जो मैं एक पॉइंट ये दूंगा, भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप। हर कंट्री के अंदर इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है, और दे आर सपोर्टिंग देयर मदरलैंड। जो सबसे ज्यादा मैं पिछली दफा भी बात की तो कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है। आप इस एंगल से देखें, बार बार इस चीज का कहा जाता है जी कि वो मोदी रेसिस्ट, आरएसएस, अंधित्वा खाइडी। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। आपको कॉपी करना चाहिए। मैंने अगले दिन मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि हमें मोदी जी साहब जैसा हमें लीडर चाहिए पाकिस्तान के अंदर। कई लोगों ने कहा जी तुम इंडिया शिफ्ट हो, जो तुम यार इतना भी सब्र तुम में नहीं है। मैंने वो इस कॉन्टेस्ट में कहा था कि भाई भारत के लिए वो एक somebody is very nationalist for his country, उसमें क्या गलती है भाई। हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए नेशनलिज्म हो। मेरा ये मकसद था बात करने के लिए। लेकिन करप्ट ना हो, चोर ना हो, उनके पास वो अपने तोशाखाना का पैसा बच्चों के एजुकेशन पे लगाता हो। तकलीफ तो बड़ी होती है हमारे। उसने मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे तारड़ साहब लगाए थे। ये इन्हें तो पता लगता है कड़ियां वे छड़ देने थे, जादू टूने कर देने थे, फिर गल्ला पे भारतीय डायस्पोरा की भारत के साथ लॉयल्टी की सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्हें पता है कि भारत इज ऑन द राइट ट्रैक। सबसे बड़ा नारा क्या लगाते हैं अगले दिन भी, कि मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो पॉसिबल है, तो मुमकिन है, मुमकिन है। ये सारा नारा लगा हर डायस्पोरा के मुंह पे चढ़ता है। अब डायस्पोरा अपनी जेब से पैसे लगा के आता है मोदी साहब के जलसों में, करके दिखा लेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंटें चली हैं सारी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोदी साहब की चल रही है। अगर वो उसकी, मैं ये कहूं कि उसकी कॉपी कर लो तो तकलीफ से पागल हो जाते हैं। मैं एक और बात चीमा साहब, लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा इस मामले में, कई दफा आप नफरत में, गुस्से में और अपने इस डिप्रेशन में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आपको हर्ट करना होता है। दिस इज व्हाट इज हर्टिंग नाउ इन पाकिस्तान। आप मजहबी एक्सट्रीमिज्म में और नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं। अगर हमारे जैसा बंदा ये बात करे कि भारत से ट्रेड करो, आपके सर्वाइवल का ये इशू है, गलत मतलब में ले जाएंगे। मुझे ये बताएं, सब्जियां दालें ले आए वहां से अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? चीनी ले आए। चीनी ले आए।
4 मुल्कों के साथ आपका सर्वाइवल के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैंडेटोरी है। भारत से ट्रेड, ईरान के साथ ट्रेड, अफगानिस्तान और चाइना के साथ ये ट्रेड आपकी तरक्की के लिए इट इज कहते हैं ना कि लाजमो मलजूम है। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट ना सोचें तो फिर आपकी मर्जी है। आपको वो कहते हैं 76 साल से आप लंदन में ही प्रॉपर्टियां कर रहे हैं, इधर उधर दुबई में ही करना है तो करो फिर। ये मैं कौन सा गलत कह रहा हूं? हम तो, हमारे जैसे लोग तो देखे ना, मैं यहां अमेरिका में क्यों हूं, सबसे बड़ी वजह ये है मुझे रिजेक्ट किया गया। 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के साथ मैं आज भी जाऊंगा, चपड़ासी कोई ना रखे वहां। लेकिन ये कि अगर ठीक है, अगर आप जैसे इस तरह के हैं, मैं जिस तरह चीखते हैं हम लोग के आपकी, आप हर चीज से बच जाएंगे। कोविड भी आपका कुछ नहीं कर सकेगा या कर सका है, लेकिन जो करप्शन है आपको मार रही है, आपके डीएनए में जा चुकी है। इसका जब तक हल नहीं निकालेंगे, कोई भी नहीं निकालेगा तो नहीं आ सकेगा। जब तक अकाउंटेबिलिटी करेंगे नहीं करेंगे। कंपैरिजन भारत के साथ करना है तो मैं हमेशा ये कहता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट देखो जो रिटायर होती है कहां बैठती है, कहां जाती है। और डॉक्टर साहब एक बात, अगले दिन जब हमने इस पर डिस्कशन की तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कई लोगों के कमेंट्स आए, यार आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं मोदी साहब की। मेरा जो उसमें क्वेश्चन था, बातें होती हैं और आप भी उसी तरह कर रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को कैटेगराइज कर लें, फॉर एग्जांपल जब मसला कश्मीर पे आता है तो जो पाकिस्तान का एक फंडामेंटल पोजीशन है या दुनिया की, तो हम उस पर खड़े हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उससे आगे भी जाना है कि नहीं जाना है, हम उसकी वजह से सिक्योरिटी स्टेट बने, क्या हमें ये सोल्यूशन निकालना है कि निकालना कि हमें या एक ही जगह तो खिलौते रहिए तो ठीक रहेंगे। और दूसरा बात यह है कि अगर इंडिया, अगर डेमोक्रेसी बेंचमार्क है तारड़ साहब, ये डिटरमिन करने के लिए कि लोगों ने किस तरह रहना है, और पाकिस्तान में आपने ये फैसला किया कि ये इस्लामिक स्टेट है, तो इंडिया में अगर लोग ये फैसला करते हैं दे वांट टू मेक अ हिंदू स्टेट, तो लेट इट बी, बिकॉज ये उनके लिए है ना, ये हमारा। सो आप उनको तो नहीं कह सकते, अगर वो सेकुलर होना चाहते हैं, वो हिंदू स्टेट बनना चाहते हैं, इंडिया इस्लामिक स्टेट बनना चाहता है, वो क्रिश्चियन स्टेट बनना चाहता है, इफ डेमोक्रेसी इज द बेंचमार्क, तो अगर मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं 10 साल और अगले 5 साल वो फिर उनको वोट डालना चाहते हैं, तो उनको डालने दें। इसमें हमारे सोचने ना सोचने से क्या फर्क पड़ रहा है? दिस इज फॉर देम। चीमा साहब, एक मैं मिसाल उसकी देना चाहूंगा, खास उन दोस्तों को मैं एड्रेस करना चाहूंगा, खासकर वो जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके दिमाग बंद है, मैं उनको एड्रेस ये करना चाहूंगा। मैं सबसे बड़ी अमेरिका से एक चीज सीखी, अमेरिका जंग कर रहा होता है, साथ उसी मुल्क के साथ डायलॉग कर रहा होता है। अब उसकी वजह क्या है? जब वो डायलॉग के लिए बैठते हैं तो वो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर माइंडसेट। अब मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूं। टोनी बिल्कन चाइना गया, चाइना के साथ इस वक्त 10 साल चल रहे हैं। टोनी बिल्कन साहब गए वहां पे, उनका दौरा पहला जो था बलून, जब बलून थे यहाँ पे आए थे अमेरिका के ऊपर, बलून की वजह से वो कैंसिल किया गया, लेकिन उसके बाद गए। अभी टोनी बिल्कन वहीं साथ ही गया, साथ ही वो येलन गई, हमारी जो क्या नाम है उसका, सेक्रेटरी कांग्रेस हो गई। साथ ही जो हमारे बाइडेन साहब ने कह दिया कि शी इज डिक्टेटर। अब मैंने जब सारी चीजों को एनालाइज किया है तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। इवन देन व्हेन दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद अदर कंट्री, उनके साथ डायलॉग जारी रखते हैं, to read their mindset, to have a better understanding of what they will be doing in the future. लेकिन हम इस तरह की पॉलिसीज नहीं रखते। हमारी खैर पॉलिसी है ही कोई नहीं है, पॉलिसी क्या रखती हमारी, तो हम नफरतों में दरवाजे ही बंद कर देते हैं। हालांकि ये देखें कि भारत तो चाइना जंग कर चुका है, सख्त नफरत भी है, बल्कि राफेल तैयारे उन्होंने खरीदे हैं, सिर्फ चाइना के लिए खरीदे, पाकिस्तान के लिए नहीं खरीदे उन्होंने, तो चाइना के लिए खरीदे, लेकिन ट्रेड उनके साथ जारी है उनका। आपका ट्रेड बंद है, आपकी सोचें भी बंद है, आपके दिमाग भी बंद है। लेकिन ये कि जिस तरह आपने पहले अर्ज की, इजराइल के साथ फलस्तीन का टेरिटोरियल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ रिलीजियस, आपने उसको रिलीजियस प्रॉब्लम बना दिया है, हालांकि रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है। कुरान के अंदर देखा जाए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो शुरू ही वहां से होता है, जुदाइज्म से, क्रिश्चियनिटी से, फिर इस्लाम पे आता है। फादर इज द सेम। आप जब इब्राहिमिक रिलीजन पढ़ते हैं तो उसमें लड़ी सारी इस तरह चलती है, इस कुरान का हिस्सा है सारा ये, लेकिन आपके दिमाग बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि कारोबार है। आपने मजहब को भी कारोबार बना दिया। यही ट्रेजेडीज ऑफ, दिस इज द ट्रेजेडी। एक तो आपकी सऊदी अरेबिया से फासला बहुत ज्यादा है आपका, क्योंकि, और दूसरा आप अरबिक भी नहीं जानते, जबान भी थर्ड वर्ड है, आपकी जबान ही नहीं है अरबिक, ना उस मिजाज को समझ पाते। और बाय द वे, एंड द मोस्ट ऑफ द अरब वर्ड, जो मुस्लिम वर्ड जहां से हमने बात शुरू की थी, आपके लिए स्पेशल अलकाबात उन्होंने रखे हैं। आपको रफीक कहते हैं, मस्कीन कहते हैं, गरीब कहते हैं, आपको वो पूरा मुसलमान भी नहीं समझते।
तो आप वैसे ही, आपको एक सबसे ज्यादा शौक है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। सऊदी अरेबिया इतना इतना मजहबी नहीं है जितना आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ट्रेजेडी है। सारी दुनिया ने जिहाद खत्म कर दिया है, आप आज भी कहते हैं सियासत नहीं जिहाद। गुर्बत के खिलाफ और जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं करना, अपनी मर्जी की चीज पे जिहाद फिट कर लेना, यही ट्रेजेडी पाकिस्तान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। और ये जो ट्रेजेडी है कि हम, जिसे आपने भी कहा, हमें दोस्त कहते हैं कि जी आप वो देखें वहाँ पे इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। जब उन टॉपिक्स की बात आएगी, इसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। आप तार साहब, आपने अमेरिका की बात की, अब ईरान से भी ये चीज़ सीखने वाली है। ईरान बेशक अमेरिका के साथ कर रहा है, लेकिन अंदर खाते वो डायलॉग भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं कि बैकडोर पाकिस्तान वाला मुल्क आपको नजर। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान वाह तारड़ साहब एक मुल्क है जिसने हर चीज ही बंद कर दी है। इमरान खान कहता है मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, मैं इंडिया से कॉटन और शुगर इंपोर्ट नहीं करूंगा, जिससे पाकिस्तानी अवाम को फायदा होगा। उसको तो ना कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा। नुकसान तो मेरा होगा, मुझे महंगी चीनी मिलेगी, मेरे मुलाजिम को महंगी चीनी मिलेगी, मेरे गांव के लोगों को महंगी चीनी मिलेगी। हम लोग कहाँ से इतना महंगा चीजें खरीदेंगे? हमें इंडियंस कहते हैं भाई यहाँ से चीनी ले लो, ये 40-30 किलोमीटर पे भाई लाहौर है, हम आपको हर चीज यहाँ पे कॉस्ट, सब आप खुद बिजनेस करते हैं, कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमें बस इस चीज से लाता है कि जी तुसी मुसलमान होते हैं जिते हों जिते, और जो है बस इसी चीजों में हमें रखेंगे कि वो उधर वैसे हो रहा है। भाई वो उधर जो भी हो रहा है, हमें उन चीजों से क्या जरूरत है? हमें देखना है कि हम इंडियन मार्केट का कैसे फायदा उठा सकते हैं। हमारे तार साहब जो साहब कहीं जर्नैल होते थे, वो कहते थे लो अब सेंट्रल एशिया से गैस आएगी, सब रशिया से गैस आएगी, वो इंडिया जाएगी, उनके चूल्हे जलेंगे, हम क्यों उनके चूल्हे जलने दें? आज उन्होंने चूल्हे उंची पे चलते ने, साढ़े बंद पे ने। मतलब दीज आर द थिंग्स टू लुक एट ना, रादर के आप सारा टाइम ये अपने दिमाग बंद आपने जैसे किया हुआ कि वो पढ़े लिखे लोग जिनके दिमाग बंद हैं और जो सोचने को भी तैयार नहीं है। आज देखे ना तार साहब, मोदी साहब फ्रांस जा रहे हैं, और वो उनके नेशनल डे पे जो है वो वहाँ पे चीफ गेस्ट हैं, और ਅਸੀਂ जाने फ्रांस एड मंगन जाने। साडा वजीर है तो मतलब पैसे को 4 दे दो जो दे दो, मेहरबानी जनाब, तुसा वादा किया पिछले साल कि साडे सलाब वाले यतीम उन्होंने पैसे कर लोगे, तो पैसे नहीं करने। तो फर्क तो फिर है ना कि मोदी वहाँ पे किस लिए जा रहा है और शहबाज शरीफ वहाँ पे किस तरह जा रहा है। एनी हो, थैंक यू वेरी मच सायद साहब, सॉरी इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सो मच।